हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग डाल लेते हैं जी, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेक्चर आप 2x की स्पीड पर करके देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्लो रहेगा, क्योंकि मैं साथ में लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की हम इसमें बात कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको पैसिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है ना वो बताऊंगा। ठीक है, एक्टिव हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट उसको क्लासिफाई करते हैं हम। कुछ टाइप का होता है, जैसे कि मैंने अभी बोल ही दिया, पैसिव होता है, खर्चा लगता है, और पैसिव में भी कई टाइप्स की चीज़ें होती हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी तरीके से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांसपोर्ट का, क्या करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी यूसेस इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आई कैन राइट हियर दैट दिस क्लासिफिकेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी यूसेज। ठीक है, बेस्ड ऑन एनर्जी यूसेज। तो एनर्जी यूसेज पर ये जो है ये बेस्ड होता है, यानी एटीपी के यूज पर। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, तो इन फॉर्म ऑफ एटीपी इट इज बेस्ड ऑन। ठीक है, अब एटीपी के यूज के बेसिस पे, एनर्जी यूसेस के बेसिस पे हमारे पास बेसिकली दो टाइप का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, एक तो है हमारे पास एक्टिव और एक है पैसिव। सो लेट मी राइट, एक तो पैसिव है और एक है एक्टिव। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन की यार इतनी इतनी चीजें यहां पर हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद में अब जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखना। तो चलिए फिर हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, ये लो पैसिव ट्रांसपोर्ट, हम लोग हेडिंग डाल देते हैं पैसिव। ठीक है जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया ये। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है डिफ्यूजन, और वो भी सिंपल डिफ्यूजन। कैसा, क्या क्या आता है, सिंपल डिफ्यूजन। देखिए, अब इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने एक मेम्ब्रेन ड्रॉ करी है, देखिए मेम्ब्रेन बनाता हूं मैं यहां पे। क्या मैं ये मिटा दूं? चलिए ये मिटा देते हैं, फिर यहीं इसी बोर्ड पे करते हैं सारा। तो मैं एक मेम्ब्रेन बनाने वाला हूं अब। ठीक है, तो और मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए जरा। ठीक है जी, हाँ ये तो बहुत मुश्किल है इसको रब करना। तो चलिए, ये मैंने बनाई है एक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर साइड हो गई इसकी, और ये हो गई इनर साइड। ठीक है, तो ये तो आउटर साइड हो गई मेम्ब्रेन की, आउटर वाला इंटरफेस, और ये इनर वाला। ठीक है, अब है ना, मान लो कोई आपके पास सब्सटेंस है ए। ठीक है, मान लो कोई आपके पास सब्सटेंस है ए, इसकी कंसंट्रेशन बाहर की साइड काफ़ी ज़्यादा है। देखो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर बाहर की साइड ए के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ए की क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पर मान लो कि ए का एक ही मॉलिक्यूल है, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि ये लो कंसंट्रेशन है जनाब। क्या है, ये लो कंसंट्रेशन है ए की इधर की तरफ। ठीक है, सो अब यार बड़ा मतलब बेसिक सी बात है कि जब भी जो बॉडी के अंदर या कहीं भी जब सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, इट इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो ए के मॉलिक्यूल्स होंगे ये इधर मूव करेंगे ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, है ना। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यहाँ पर मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, थ्रू द मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। नॉर्मली ये कंपाउंड आया, ये इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर गया, और ये बड़ा सिंपल है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, यही है सिंपल डिफ्यूजन की बेसिक क्या चीज़ें हैं, क्या बोलता हूँ, बेसिक डेफिनेशन जो है। और अगर सिंपल डिफ्यूजन मैंने बताऊं तो ये जो है इट इज़ क्लासिकल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। मतलब क्लासिकली इट इज़ एन एग्जाम्पल या टाइप ऑफ, है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आई कैन से द सिंपल डिफ्यूजन इज द classical type of classical
टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट इज द क्लासिकल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यस और नो जी? यस, चलिए ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे ही बड़ा नॉर्मल तरीके से सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूज कर रहा है, एटीपी की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग ये बोल देंगे कि यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, रिक्वायरमेंट ही नहीं है एटीपी की, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, एटीपी नहीं लग रही, फ्री में हो रहा है काम। ठीक है जी, तो एटीपी भी यहाँ पे नहीं लग रही, ये पैसिव टाइप का ट्रांसपोर्ट है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है भाई? अब कोई भी काम होता है किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड तो ज़रूर करता होगा, उसका कम होना ज़्यादा होना, तो देखो डिपेंड ज़रूर करता है। डिपेंड करता है सबसे पहले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। भाई आखिरकार डिफ्यूजन हो ही क्यों रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द सिंपल डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो मूवमेंट होता है ना, दैट्स व्हाई आई सेड दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, और क्या आप इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सोच सकते हैं कि ये कहाँ बॉडी में होता होगा? एक्चुअली बिल्कुल आप सोच सकते हैं। आपको पता भी है कि सिंपल डिफ्यूजन हमारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है? लंग्स में जब गैसेस का डिफ्यूजन होता है तो वो सिंपल डिफ्यूजन होता है, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो सिंपल डिफ्यूजन का क्लासिकल एग्जांपल हो गया ना, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज द क्लासिकल एग्जांपल, ठीक है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज द क्लासिकल एग्जांपल फॉर दिस, क्लासिकल एग्जाम्पल, ठीक है? इज द क्लासिकल एग्जाम्पल। क्या होता है यहाँ पर? जो गैसेज का डिफ्यूजन होता है लल्ला, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है ना जी? गैसेस, ठीक है? सो दिस इज यू नो एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है जी? अब है ना, एक बात बताओ मेरे को कि जैसे ये मेम्ब्रेन इतने से एरिया में है, इतना सा सरफेस एरिया है इसका, ठीक है? तो कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर पाएंगे। लेकिन मान लो अगर मैं इसका सरफेस एरिया बढ़ा दूं, ऐसे देखो ये सरफेस एरिया बढ़ा दूं मैं, ठीक है? तो क्या हुआ है? ये सरफेस एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया, राइट? सरफेस एरिया को मैंने इंक्रीज कर दिया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से यहां से तो मॉलिक्यूल जा ही रहा था, अब यहां से भी जा पाएगा, यहां से भी जा पाएगा, यहां से भी जा पाएगा। तो कहने का मतलब बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ठीक है, वी कैन इंक्रीज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है? सिंपल डिफ्यूजन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, डिफ्यूजन की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है जी? तो ये भी चीज हम लोग लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे, डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा, ठीक है जी? डायरेक्टली रिलेटेड टू सरफेस एरिया। एंड एक पॉइंट और देखो, अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोलूं कि जनाब ये देखिए, अगर मैं ये मेम्ब्रेन की थिकनेस को बढ़ा दूं, है ना, ये मेम्ब्रेन मोटी हो जाए थोड़ी, है ना, तो भाई मोटी मेम्ब्रेन में से बेचारे सब्सटेंस का पास होना कितना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आसानी से पास नहीं हो पाएगा ना सब्सटेंस, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है ये थिक है। तो मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा थिक होगी डिफ्यूजन उतना कम होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बोल सकता हूँ पेन को पतला करके कि डिफ्यूजन जो है it is inversely proportional to, I can write that diffusion is inversely proportional to thickness of the membrane, हाँ कि ना? thickness of the membrane, ठीक है? अब यही चीजों को असेंबल करके एक फिक वाला साइंटिस्ट, फिक नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये सब रिलेशनशिप बताई, है ना, उसने समझाया कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए फिक्स लॉ हम लोग देखते हैं क्या है फिक्स लॉ। तो फिक्स लॉ क्या होता है आखिरकार? फिक्स लॉ क्या होता है? फिक्स लॉ, ये फिक ने ऐसा बोला कि डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू, एक्चुअली डिफ्यूजन इज इक्वल टू
डिफ्यूजन इज इक्वल टू, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर भाई, ये तो मैंने बता दिया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करता है क्या एरिया पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, और वो भी डायरेक्टली अपॉन में थिकनेस। बात समझ में आई नहीं आई? थिकनेस बढ़ाओगे डिफ्यूजन कम हो जाएगा, एरिया बढ़ाओगे मेम्ब्रेन का तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सो कहने का मतलब ये कुछ रिलेशनशिप बना अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ। सो ये आप याद रखेंगे, है ना। सो एक्चुअली फिक्स लॉ इज exclusively, very exclusively related to simple diffusion. So you can write this sentence कि जो fix law है, this is exclusively related to simple diffusion। हाँ कि ना, दिस इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सिंपल डिफ्यूजन। यार समझ में आ रही बात, फिक्स लॉ इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्लिनिकल बेसिस पे आ जाते हैं ना, क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, कुछ होगी तो सही ना, तो वही देख लेते हैं। सो व्हाट इज द क्लिनिकल एसोसिएशन या फिर यू नो एप्लीकेबिलिटी, व्हाट इज द क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस थिंग, है ना। देखो क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी ये है कि आपने सुना होगा एम्फाइसेमा, ठीक है, क्या एम्फाइसीमा डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा, एम्फाइसीमा, ठीक है, एसीमा, एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है बताओ मेरे को, अगर आपको याद है तो एम्फाइसीमा में क्या होता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है, विच लीड्स टू डिक्रीज्ड डिफ्यूजन, राइट। इन एम्फाइसीमा डिक्रीज इन द एरिया, एक्चुअली एरिया में डिक्रीज होता है, विच लीड्स टू डिक्रीज्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कम होने लगता है। हाँ कि ना, बात समझ आई। और अगर आपको याद आ रहा हो एक और डिसऑर्डर होता है, एक और डिसऑर्डर होता है, दैट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, एक्चुअली पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर हमारा जो थिकनेस होता है मेम्ब्रेन का वो बढ़ जाता है ना। फाइब्रोसिस नाम से आप समझ रहे होंगे ना, फाइबर्स आ जाते हैं, तो फाइबर वाली मेम्ब्रेन थोड़ी मोटी होती है, तो यहां पर थिकनेस का केस है, थिकनेस जो होती है वो बढ़ जाती है मेम्ब्रेन की। बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग थिकनेस क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग थिकनेस क्या होता है, डिफ्यूजन विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, डिफ्यूजन कम होने लगेगा। तो समझ रहे हो क्या रिलेशनशिप है डिफ्यूजन का, थिकनेस का, एरिया का, ठीक है। तो ये हमने देखा। एक चीज और है, एक और रिलेशनशिप है डिफ्यूजन का जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा। क्या रिलेशनशिप है, देखिए, डिफ्यूजन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी अपॉन में साइज। देखो सॉल्युबिलिटी क्या, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स, ठीक है। देखो मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की है, लिपिड बाइलेयर है ना ये, तो लिपिड के अंदर ये वाला जो मान सोचो कि जरा ये सब्सटेंस है यहाँ पे, ये कंपाउंड सब्सटेंस जो भी मॉलिक्यूल है, ये जब यहाँ पे अंदर आ रहा है तो ये ऑब्वियसली मेम्ब्रेन के थ्रू ही ट्रेवल कर रहा है। तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, यहाँ पर लिपिड है। तो अगर ये जो मॉलिक्यूल है ये लिपिड के अंदर सॉल्यूबल होगा ना, तो डिफ्यूजन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा। और दूसरी चीज़, मान लो कि ये मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हुआ है ना, तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, बड़े मॉलिक्यूल को घुस के फिर निकलने में, है ना, ट्रेवल करने में बड़ा मुश्किलात वाला माहौल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर साइज भी मैटर करती है, साइज मैटर्स, यू नो दैट, साइज मैटर्स। तो साइज अगर ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम हो पाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता है।
तो ये हमने सिंपल डिफ्यूजन के बारे में देखी कहानी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे किसकी कहानी, अब हम देखेंगे हमारे प्यारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। रे क्या है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेरे भाई, फैसिलिटेटेड, थोड़ा सा पेन को मोटा कर देते हैं, मोटी चीजें अच्छी चलती हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है देखिए जरा, इस केस में ये आउटर साइड हो गया, ये इनर साइड हो गया मेम्ब्रेन का, है ना। ये यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं बेचारे, अंदर जाने को बेताब हैं, है ना, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए बेताब है ना। लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कब तक क्रॉस नहीं कर पाएंगे? ये तब तक मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे जब तक ये कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन, जिनको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, उनका सहारा ना ले लें। बस वही इनको यहां से पकड़ करके इधर भेज सकते हैं, बिना उनके ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है। तो यही ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो क्या बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं, यही इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी जो डिफ्यूजन हो रहा है उसको फैसिलिटी दे दी है थोड़ी सी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया ये। सो इट इज विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, इट इज विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, है ना, दीज आर स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से मेनली हमारी बॉडी में दो चीज़ें ट्रेवल करती हैं, एक तो ग्लूकोज और एक वाटर, ठीक है। एक तो वाटर और एक क्या है, ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज होता है वो तो ग्लूट्स सुना होगा ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स उनको यूज करते हैं, ग्लूट्स को, ठीक है। और ये जो वाटर है, वाटर मतलब एक्वा, तो एक्वापोरिन्स नाम के यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिनको यूज करता है वाटर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हो गई। अगले नंबर पर मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, अ वेरी वेरी स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, special form of diffusion I am going to tell you now. What is the special form of diffusion, right? Listen to me very carefully, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि यहाँ बाहर की तरफ आउटसाइड, ये बेसिकली नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ये नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में। जैसे किडनी में इसका एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूंगा तो अल्टेल की अमोनिया का जो ट्रांसपोर्ट होता है NH3 का किडनी के अंदर, वो इसी तरीके से होता है। देखो नॉन, ये सिंपल स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नॉन आयनाइज्ड जो फॉर्म है NH3 की, ये जाके ट्रेवल करके इधर जाएगी, देन ये यहाँ पर NH3 विल कंबाइन विद H पॉजिटिव आयन एंड इट विल फॉर्म NH पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, और ये अब क्या बन गई? ये बन गई भाई आयनाइज्ड फॉर्म बन गई, ठीक है, आयनाइज्ड फॉर्म बन गई, आयनाइज्ड फॉर्म बन गई। तो क्या था, मेम्ब्रेन के इधर तो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म थी, फिर क्रॉस किया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू आयनाइज्ड फॉर्म। तो ये स्पेशल तरीके का डिफ्यूजन हो गया, है ना। मतलब ऊपर तो कुछ चेंज नहीं आ रहा था ना, जैसा इधर जा रहा था उधर, इसमें देखो चेंज हो गया कुछ, इधर नॉन आयनाइज्ड है और इधर क्या है, आयनाइज्ड फॉर्म है। सो इट इज कॉल्ड नॉन आयनिक डिफ्यूजन। नॉन आयनाइज्ड फॉर्म ट्रेवल कर रही है ना, तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं इसको नॉन आयोनाइज्ड डिफ्यूजन। नॉन आयनिक डिफ्यूजन बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा, नॉन आयनिक डिफ्यूजन, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो इट इज NH3 इन किडनीज, वहां पर यही सब होता है। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम बोलेंगे जो ड्रग्स का एक ग्रुप होता है ना, सैलिसिलेट्स, ठीक है, सैलिसाइलेट, कुछ भी बोलिए, सैलिसाइलेट्स, ये इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इसी तरीके से होता है। इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है सैलिसिलेट्स का, ये कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है जी, ओके, सैलिसिलेट्स का एब्जॉर्प्शन।
सो इसी के साथ हमने ना स्पेशल टाइप ऑफ जो डिफ्यूजन है ये हमने देखा। अब एक और डिफ्यूजन है जो बचा है हमारा, क्या है वो? देखो, मैंने एक सेल बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, आपने एक गाना सुना होगा प्रोबेबली कि जहाँ पिया वहाँ मैं मेरे पिया। अगर ये नहीं सुना तो आपने ये तो ज़रूरी सुना होगा कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया। तो सोडियम और वाटर है ना, इनका बड़ा पिया और पिहवा, मतलब हस्बैंड वाइफ लवर रोमियो जूलियट जैसा रिलेशनशिप है कि जहां पर Na जाएगा, Na पॉजिटिव जहां पर जाएगा, वाटर उसके पीछे पीछे, जहां तुम जाती हो मैं पीछे पीछे चला आता हूं। तो देखो, सोडियम जो है, मान लो कि सोडियम यहाँ ये गया, सोडियम गया सेल के अंदर, ठीक है भाई, वाटर नहीं ठहरेगा, वाटर तो साथ साथ में सोडियम को फॉलो करता है, इसीलिए इसको है ना, इस वाटर को हम लोग क्या बोल देते हैं? हच डॉग ऑफ सोडियम। अरे मेरे पालतू कुत्ता है, तो उस तरीके से हच डॉग ऑफ फॉर सोडियम, राइट? सोडियम का हच डॉग हम इसको बुलाते हैं, ठीक है। अब मान लो ये इधर निकल गया, अरे पानी कहाँ रुकने वाला है, जहाँ तू जाएगी तेरे पीछे पीछे चल आऊंगा, वाटर भी चला गया। कुछ ऐसा होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज, दिस डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलती पब्लिक? इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। बात समझ में आई ना? इसको ऑस्मोसिस बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो। चलिए नेक्स्ट चीज, क्या आपको पता है यहाँ पर ये जो Na पॉजिटिव और ये हम जो वाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाटर तो हो गया, फिर सॉल्वेंट है ना, और ये Na पॉजिटिव ये क्या होता है? ये सॉल्यूट होगा फिर, है ना, ये इट विल बी अ सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, क्या आपको पता है सोडियम की एक बड़ी खास बात होती है, इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, है ना। हम लोग बोलते हैं कि दिस सॉल्यूट, दिस सोडियम इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। ये ऑस्मोटिकली एक्टिव रहता है भाई, ठीक है। तो इसकी ऑस्मोटिक एक्टिविटी को हम लोग है ना शो कैसे करते हैं, कैसे हम लोग दिखाते हैं ना, तो जब इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जब हम लिखते हैं यहाँ पर इस केस में, तो ये सोडियम है विच इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, तो हम कंसंट्रेशन को है ना ऑस्मोल में लिखते हैं, है ना, ऑस्मोल या मिली ऑस्मोल में लिखते हैं, OSM, ठीक है, OSML भी लिखते थे कई लोग। सो मिली ऑस्मोल के अंदर हम कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब ये ऑस्मोल्स जो हैं, इनसे हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक तो ऑस्मोलैरिटी और एक क्या 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 ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी। देखो बड़ा कंफ्यूजिंग है, एक तो है लै RITY, ऑस्मोलैरिटी है एक तो, और एक क्या है? एक है ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी, क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोलैलिटी। देखो फर्क आया ना कुछ कुछ। ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, देखिए जरा जनाब। ऑस्मोलैलिटी की हम अगर बात करें तो ऑस्मोलैलिटी जो है, इट इज मिली ऑस्मोल पर केजी, है ना। तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, जो सॉल्वेंट होता है ना उसका मास के हिसाब से ऑस्मोलैलिटी लिखी जाती है। यहाँ पर मास इन्वॉल्व है, और यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है फिर भैया? यहाँ पर देखो इट इज मिली ऑस्मोल पर लीटर, क्या? पर लीटर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इतना मिली ऑस्मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, और इतना मिली ऑस्मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा है भैया, दिखाई दे रहा है। आगे बोलिए आप। तो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। ऑस्मोलैरिटी जो, अगर मान लो यहाँ पे आर आ रहा है ना, तो लीटर की स्पेलिंग लिखो लीटर, लीटर में भी आर आता है और बोलने में भी र ऐसा आता है लीटर। तो लीटर ऑस्मोलैरिटी, तो ये ऑस्मोलैरिटी का कुछ
जुगाड़ सा हो गया, याद करें। ऑस्मोलैलिटी, ये इधर फिर मास आ गया है ना, तो आर लीटर और आर ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। बेसिकली यहां पर मोस्ट कॉमन आपको क्या लगता है क्या यूज करा जाता होगा, यही ऑस्मोलैरिटी ज्यादा यूज करी जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज टर्म यही है, मोस्ट कॉमनली हम ऑस्मोलैरिटी यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज ऑस्मोलैरिटी। जैसे व्हाट इज द नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी, इट इज 280 to 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितना होता है, 280 से लेके 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। When we talk about the plasma osmolarity, इसको निकालने के लिए आपको पता है कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं कि कैलकुलेट प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ऐसा ऐसा दे रखा है और आप प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करो तो कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसके लिए ये अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करा रहा है तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर एक तो सोडियम की कंसंट्रेशन देगा, सो 2 इंटू सोडियम की कंसंट्रेशन प्लस 0.05 इंटू वाटर, नहीं ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ठीक है, और साथ में अगला देगा आपको 0.36 इंटू में BUN। व्हाट इज दिस BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ये आपको चीजें दी जाएंगी और आप ये फॉर्मूला जब अप्लाई कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट को खत्म कर चुके हैं, निपटा चुके हैं, ठीक है, अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।